हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने स्टार्ट किया है हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट। हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट में लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक्स। वहां पे हम लोग ने फ्लो लाइन देखा, स्टेडी फ्लो क्या होता है, फिर उसके बाद लेमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंस फ्लो क्या है, एक रेनॉल्ड्स नंबर पे डिस्कस किया हम लोग ने। सर नाउ दिस इज द लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म दैट इज विस्कोसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड। ओके, सो सबसे पहला आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी? जैसे एक मान लो मैं इंक्लाइन सरफेस लेता हूं, इस इंक्लाइन सरफेस के यहां पे वाटर फ्लो हो रहा है, यहां पे हनी फ्लो हो रहा है, यहां पे ऑयल फ्लो हो रहा है। तो देखो वाटर फट से नीचे पहुंच जाएगा, हनी बहुत लेट, ऑयल थोड़ा फास्ट एज कंपेयर टू हनी, लेकिन थोड़ा डिले एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, सो व्हाट इज विस्कोसिटी? द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which there is an opposing force in the relative motion between two molecules of fluid। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन में अगर वहां पे क्या हो, एक रेजिस्टिंग फोर्स हो, एक ड्रैगिंग फोर्स हो जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को रोकता हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? विस्कोसिटी। ओके, सो इट मे बी defined as the property of liquid by virtue of which the molecules of liquid give arise to a kind of opposing force। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन देखो मैं लिख रहा हूं, it may be defined as the property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of fluid। okay, अलग अलग लेयर्स जो है वो लिक्विड के क्या करेंगे? अलग अलग लेयर्स जो होंगे लिक्विड के वो एक दूसरे में अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये अपोजिंग फोर्स आता क्यों है? तो दिस अपोजिंग फोर्स अराइजेस बिकॉज़ ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर कोहेसिव फोर्स तो लगा रहे, साथ ही साथ हम लोग का जो रिलेटिव स्टेशनरी लेयर है, जैसे मेरा मॉलिक्यूल्स अगर फ्लो हो रहा है तो रिवर होती है, रिवर के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन स्टेशनरी लेयर के नजदीक वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है? जो बैंक के नजदीक मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। उससे और थोड़ा अंदर जाऊंगा तो और ज्यादा स्पीड में होगा, और ज्यादा अंदर जाऊंगा तो और ज्यादा स्पीड में होगा, सेंटर पे जाऊंगा तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होते रहेंगे। तो एक तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल खुद एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एक स्टेशनरी लेयर से दूर जा रहा हूं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब कि स्टेशनरी लेयर भी क्या कर रही है? उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, इन जनरली होता क्या होता है यहां पे? जनरली मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड apply a cohesive force on each other, and also stationary layer applies a resisting force which give rise to viscosity। ओके, सो यहां पे टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग कि अगर स्टेशनरी लेयर के नजदीक हूं मैं, स्टेशनरी लेयर मींस व्हाट, कि ऐसा जैसे रिवर का बैंक हो गया, अगर मैं रिवर के बैंक के नजदीक हूं तो जो वहां पे लेयर होती है लिक्विड की, उसका फ्लो कैसा होता है? बहुत स्लो फ्लो होंगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कम। लेकिन जैसे ही मैं यहां से ये बैंक के थोड़ा सा अंदर गया, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? थोड़ी सी बढ़ गई, और थोड़ा अंदर गया
और थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, और थोड़ा अंदर गया, वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि as we move away from the stationary layer, the velocity of the molecules continuously increases, and it is minimum near to the stationary layer, it is maximum, it is at the center of the flow of the liquid. Is it clear? तो इसका मतलब क्या मालूम पड़ रहा है कि वेलोसिटी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आते जा रहा है। किसके हिसाब से इंक्रीमेंट आ रहा है? वेलोसिटी बढ़ते जा रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट? तो वेलोसिटी बढ़ रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ये चीज। अगर मैं मान लेता हूँ कोई स्टेशनरी लेयर है, सपोज दिस इज योर स्टेशनरी लेयर, दिस इज स्टेशनरी लेयर, स्टेशनरी लेयर। यहां पे कोई मॉलिक्यूल अगर बीच में है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और थोड़ा नजदीक आऊंगा तो उसकी वेलोसिटी कम, और थोड़ा नजदीक आऊंगा वेलोसिटी और कम। जितना मैं नियर बाय आते जाऊंगा उतना वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सपोज कर लेते हैं यहां पे वेलोसिटी क्या है? v। कितना डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ x, x डिस्टेंस पे वेलोसिटी v है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर चले जाऊं तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना आएगा? v plus delta v. And what about your distance? This distance will become equal to x plus delta x. अच्छा, इस वेलोसिटी के मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा टुवर्ड स्टेशनरी लेयर तो वेलोसिटी में डिक्रीमेंट मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस? x minus delta x. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला? It is observed that as we move away from the stationary layer, the velocity of each and every molecules of the fluid continuously increases. It is minimum at the near to the stationary layer and it is maximum at the center of the flow of the liquid. Clear? तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है? It is observed that as we move away from stationary layer, क्या होगा? Velocity of each molecule continuously increases. It is minimum near to stationary layer and maximum at the center of flow of fluid. ओके, तो यहां से एक नया पैरामीटर हम लोग को मिला और उस पैरामीटर का नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या नाम है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? देखो यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि एज वी मूव, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस is always remains constant. इसका मतलब क्या है? जितना, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 5 की वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कितना है? 5। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे 10 की वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कितना बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा, क्योंकि वेलोसिटी कितनी बड़ी है? 5, तो डिस्टेंस भी कितना बड़ा है? 5। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। कौन कौन? चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन डिस्टेंस। जितना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट दिखाई दिया रहेगा आपको, उतना ही आपको किसमें इंक्रीमेंट दिखाई दिया रहेगा? डिस्टेंस में इंक्रीमेंट दिखाई दिया रहेगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है? The rate of change of velocity, that is delta v, is directly proportional to and distance, that is delta x, is always remains constant. Therefore velocity gradient is given as velocity gradient is given as velocity gradient is equal to dv by, इसको dv से लिख देते हैं, इसको dx लिख देते हैं, dv by dx, dv by dx. What about the unit? velocity का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 1 अपॉन सेकेंड. What about dimension? m0 l0 t minus 1.
सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? ड्रैगिंग फोर्स लगे इसमें, फ्लूइड में, उसके फ्लो में, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। सेकंड टर्म, जनरली मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड क्या करते हैं हम लोग के, एक दूसरे पे कोहेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ स्टेशनरी लेयर में क्या करती है, एक ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से क्या अराइज होता है, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी अराइज होती है। यहाँ पे देखा हम लोग ने स्टेशनरी लेयर से जैसे जैसे दूर जाऊंगा क्या होते जाएगा, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली कम होती जाएगी, ठीक है। लास्ट हम देखा हम लोग ने वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस dv by dx, वेलोसिटी में आने वाला चेंज विद डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। सो अब मैं देखता हूं आगे का टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, कुछ लॉ पढ़ेंगे और कुछ विस्कोसिटी के फॉर्मूलेज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अभी का टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज विस्कोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। हर एक फ्लूइड में ऑपोजिशन अलग अलग है, हर एक फ्लूइड में ऑपोजिशन अलग अलग है, दैट मींस हर एक फ्लूइड का मोशन अलग अलग टाइप का होगा, किसी में ऑपोजिशन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज किससे डिनोट करेंगे, ईटा। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो न्यूटन ने सबसे पहले हम लोग को बताया था कि जो ऑपोजिंग फोर्स है, जो ड्रैगिंग फोर्स है लिक्विड पे लग रहा है, मान लो या कोई लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो दो चीज पे डिपेंड होता है। एक था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। मींस जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा ऑपोजिशन होगा, क्योंकि उतना ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। और जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि उतना डिस्टेंस पे जाने पे फ्लो होगा, फ्लो ज्यादा होगा, दैट मींस जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ऑपोजिंग फोर्स भी लगेगा। तो न्यूटन ने क्या बताया था, द लॉ स्टेट्स दैट द न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, according to Newton's law, the dragging force in flow of fluid is directly proportional to number A, area of layer, that is A, dragging force, that is F, and second velocity gradient, that is dv by dx. Okay, let what is F? It's a dragging force. What is A? Area of layer. What is dv by dx? It's a velocity gradient. So mathematically क्या मिला हम लोग को? मैथमेटिकली क्या मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि ड्रैगिंग फोर्स, दैट मींस F, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, सेकंड क्या मिल रहा है? ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट? a dv by dx। कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पे एक नया टर्म आता है, कोई कांस्टेंट। यहां पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज ईटा, a dv by dx। हियर ईटा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होता है। क्यों? हर लिक्विड पे लगने वाला, हर लिक्विड का dv by dx अलग होगा, हर लिक्विड अलग अलग एरिया से फ्लो होगा। तो अगर मैं इन सबका वैल्यू निकालूंगा तो ईटा का वैल्यू हर लिक्विड के लिए अलग अलग आएगा, बट वो वैल्यू हमेशा वो लिक्विड के लिए, पर्टिकुलर लिक्विड के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम हमेशा कांस्टेंट है,
है ना, चाहे मोटा ले लो, चाहे पतला ले लो, चाहे पतली सी वायर ले लो, लेकिन एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या कांस्टेंट है। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चाहे वाटर का आप पाइप में ले लो, चाहे वाटर का किसी फ्लो नॉर्मल फ्लो में ले लो, चाहे वाटर को किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डाल लो, हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की। ऑयल की ले लूंगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? ओके, यहां से अगर मैं ईटा का फॉर्मूला निकालूं तो इट विल बी F अपॉन A dV by dx, F अपॉन A dV by dx। ओके, यूनिट देखते हैं इसका। यूनिट क्या होगा? F मींस न्यूटन, A एरिया दैट मींस मीटर स्क्वायर, dV V मींस मीटर पर सेकेंड, upon x means meter, so meter meter cancel each other, your unit will be Newton second per meter square, और CGS में क्या होगा? Dyne second per centimeter square। What about dimension? इसको और भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। न्यूटन में क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। What about your unit? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। मैंने और बेसिक पैरामीटर में उसको न्यूटन को मैंने कन्वर्ट कर दिया फोर्स का यूनिट यूज करके, और ये हम लोग को फाइनल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट मिला। सो व्हाट अबाउट डायमेंशन? द डायमेंशन विल बी m1 l-1 t-1। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। क्या मिला यहाँ पे? सिंपली याद क्या रखना है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वही लिखा है मैंने। ड्रैगिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रैगिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। दोनों को कंबाइन करके ईटा A dV by dx, व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज कांस्टेंट फॉर द सेम टाइप ऑफ लिक्विड एंड इट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। हमेशा किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। ईटा का फार्मूला निकाला F अपॉन A dV by dx, सब वैल्यू रखने के बाद हम लोग ने इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल दिया। क्लियर? आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टॉक लॉ। हम लोग ने एक वेलोसिटी डील की थी इसके पहले, दैट वाज क्रिटिकल वेलोसिटी। बट अब हम देखेंगे कि किसी भी अगर मॉलिक्यूल पे कोई चीज स्फीयर अगर किसी पानी में अगर मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, तो उस पे क्या लगता है? ड्रैगिंग फोर्स लगता है, दैट इज ऑपोजिंग फोर्स लगता है। वो लिक्विड क्या करता है? उस चीज को जो स्फीयर पानी के अंदर जा रहा है उसको रोकने का ट्राई करेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हम लोग का स्टॉक लॉ, स्टॉक्स लॉ। मान लिया एक बीकर ले लेता हूं, इस बीकर में फ्लूइड भरा हुआ है, एक स्फीयर जो कि इसके अंदर फॉल कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो इस पे ड्रैगिंग फोर्स लगता है कौन से डायरेक्शन में? ड्रैगिंग फोर्स इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन। तो ये ड्रैगिंग फोर्स लगेगा कहां पे? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके मोशन के। ओके, तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? स्टॉक ने। सो स्टॉक वाज अ साइंटिस्ट जिसने डेवलप किया एक फार्मूला जो कि हम लोग को इंडिकेट करता था कि कोई भी फ्लूइड में अगर किसी भी फ्लूइड में अगर कोई स्फेरिकल बॉडी या फिर कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही है तो उस पे ड्रैगिंग फोर्स कितना लगता है। सपोज इसका रेडियस क्या है? r, इस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? ईटा। क्लियर? द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ states that the dragging force acting on small sphere falling in liquid is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ए, 3 चीज पे डिपेंड होगा बेटा ये। एक तो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एक होता है रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल स्फीयर। डायरेक्ट दो, ठीक है। क्या बताया यहां पे, जो ड्रैगिंग फोर्स है वो 3 चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस ऑफ स्फीयर r, velocity of the sphere v. Okay, so let what is F? It's a dragging force. What is eta? It's a coefficient of viscosity. What is r? It's a radius of sphere. What is v? It's a velocity of sphere. ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या मिला, ये लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली क्या मिला, द ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eta r v, therefore there will be some constant eta r v and that constant का वैल्यू is fixed, it is equal to 6 pi। constant का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 pi n r v। so this is equation given by the Stokes law। क्या बताया था इसने, the dragging force on the sphere falling in the liquid is directly proportional to coefficient of viscosity, second radius of the sphere and third velocity of the sphere। ठीक है, F ले लिया ड्रैगिंग फोर्स, eta ले लिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r ले लिया इसका रेडियस, v ले लिया इसकी वेलोसिटी, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eta, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, F प्रोपोर्शनल टू eta r v। यहां पे आ गया कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 6 pi। सो दिस इज द इक्वेशन गिवन बाय द स्टोक्स लॉ कि कोई भी अगर स्फीयर अगर फ्लो कर रहा है, कोई भी स्फीयर अगर लिक्विड के अंदर जा रहा है तो उस पे लगने वाला ड्रैगिंग फोर्स, इसको आप कैसे याद रखोगे, nrv याद रखो, nrv। n क्या याद रखना, इन जनरली हम लोग ये eta है बट nrv अगर याद रखोगे तो जल्दी आपको सुटेबल होगा याद करना है इसको। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eta, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, f इज इक्वल टू 6 pi eta rv और nrv। क्लियर है। सो अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें देख ली है, कुछ टॉपिक्स और भी बाकी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आने वाले लेक्चर्स में वो चीजें अपलोड करूंगा, बट अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो पहले इस सीरीज को कंप्लीट करिए, क्योंकि इसके आगे आने वाले टॉपिक में मैं 2 या 3 लेक्चर्स और अपलोड करूंगा और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। कोई मटेरियल अगर आपके पास नहीं है रिटन में तो मुझे मेरे इनबॉक्स पे मैसेज करिए, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।